एग्रीमेंट विथ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर कोई पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग हमने उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो उस केस में उसके द्वारा किया गया एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी किस तरह से होगी, अब ये चीज हम डिस्कस करते हैं। या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट के क्रम में किस तरह से रिलेशन होने वाला है। तो पहला है आपका एलियन इनेमी। एलियन इनेमी कौन होता है? अब एलियन का मतलब ई गोला वोला का नहीं है, ठीक है, इसी गोला का है, लेकिन वो दूसरे देश का है और फॉरेन कंट्री का है। तो जब कोई व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री का है, तो उसको हम एलियन कह देंगे, ठीक है। अब एलियन के बाद वो एलियन इनेमी कैसे कंसीडर किया जाएगा? जब उस कंट्री के साथ वॉर स्टार्ट हो जाए, तो वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो उसको एलियन इनेमी कहा जाएगा। और अगर मधुर रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में, तो वो एलियन फ्रेंड कहलाएगा, ठीक है, वो एलियन फ्रेंड हो जाएगा। तो एलियन इनेमी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके से कंसिडरेशन हो सकता है, कि वो ड्यूरिंग द वॉर का कंडीशन है, या फिर वॉर के पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ड्यूरिंग और बिफोर। अब दोनों केस में क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं? तो एलियन हुज कंट्री एग्रीमेंट ड्यूरिंग द वॉर और एग्रीमेंट मेड बिफोर द वॉर। अब पहला केस हम देखते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट बिफोर द वॉर किया गया है, तो उस केस में क्या होगा? ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ वॉर एन एलियन कैन नीदर, अच्छा पहला ड्यूरिंग वाला था ना, ड्यूरिंग में देखो, ड्यूरिंग में जब वॉर चल रही है तो उस टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। ड्यूरिंग द वॉर एग्रीमेंट मेड बिफोर द वॉर ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द वॉर एन एलियन कैन नीदर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ इंडियन सिटीजन नॉर कैन ही sue and sued in इंडियन कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और कंसीडर करना, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हम उसको क्लेम कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर केस कर सकते हैं। किस केस में? विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक्सेप्शन याद रखना कि पहले तो हमने बोल दिया कि वो किसी तरह से एग्रीमेंट नहीं कर सकता है ड्यूरिंग वॉर, और उसके ऊपर केस भी नहीं किया जा सकता है, और ना ही वो केस कर सकता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ये कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है, और इसके ऊपर भी कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता है। तो पहला केस क्लियर होगा कि अगर ड्यूरिंग द वॉर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका वैलिडिटी किस तरह से है। दूसरा, अगर कोई एग्रीमेंट वॉर से पहले किया गया हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उस एग्रीमेंट को डिसॉल्व किया जाएगा, या फिर उसको सस्पेंड किया जा सकता है। कब तक? जब तक वॉर चल रहा है। तो यानी जब तक वॉर चल रहा है उस पे अब किसी तरह का एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन जब वॉर खत्म हो जाए तो फिर हम उसका कंसिडरेशन देख सकते हैं। और कंसिडरेशन भी किस तरह से देखेंगे? कि जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है, उस लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंडर में वो चीज पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे टाइम बाय डेप्थ का हमने बात किया था, तो टाइम बाय डेप्थ अगर हो गया है, यानी लॉ ऑफ लिमिटेशन के द्वारा हमने इसको टाइम बाउंड घोषित कर दिया है, तो उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो वो फिर तो अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट वहां से इनवैलिड हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंडर में वो वर्क कर रहा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, क्योंकि उसमें तो अब हमने क्या किया, सस्पेंड किया। तो जब सस्पेंड किया गया, तो इसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर वॉर से पहले का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको हम डिसॉल्व करेंगे, बीइंग अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, मतलब हम पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वॉर, एंड बाद में हम उसको रिव्यू करेंगे, एंड प्रोवाइडेड दैट दे हैव नॉट ऑलरेडी बिकम टाइम बाउंड, ठीक है, लिमिटेशन के एक्ट में। इट मींस इट मे बी नोटेड दैट इंडियन हु resides voluntarily in hostile country, ठीक है। ये बात हो गई कि अगर पहले का है तो उसको सस्पेंड किया जाए, बाद में उसको रिव्यू किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने इच्छा से हॉस्टाइल कंट्री में रहता है, या फिर जो वॉर वाली कंट्री है, ठीक है, जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रसिया यूक्रेन में अगर रसिया का कोई व्यक्ति
यूक्रेन में जा रहा है, या फिर यूक्रेन का कोई व्यक्ति रसिया में जा रहा है, तो वो अपनी इच्छा से जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक एलियन इनेमी कहलाएंगे एक दूसरे कंट्री के। तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इट मे बी नोटेड दैट इंडियन इंडियन हु रिसाइड्स वॉलंटरी। अब जैसे बीच में उनको रशिया यूक्रेन वॉर में जब उनको सैनिक कम पड़ रहे थे, तो बाहर के कई सारे देश यूक्रेन के सपोर्ट में आए और उन्होंने अपनी सेनाएं यूक्रेन के पास भेज दी। कई सारे इंडियन से पगलाए हुए थे कि हम भी जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। तो इस पे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी आया था कि अगर वहां पे जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेगी। So it may be noted that the Indian who resides voluntarily in the hostile country or carries on his business therein will be treated as an alien enemy। मतलब एक इंडियन भी एलियन इनेमी हो सकता है अगर वो इंडिया का होते हुए भी किसी वॉर वाली कंट्री के साथ चला जाए और वहां से अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो किस में काउंट किया जाएगा, एलियन इनेमी। तो जब एलियन इनेमी हमने काउंट कर दिया, तो फिर वही चीज आ जाएंगी कि उसके साथ किया गया कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग द वॉर है कि बिफोर वॉर है। क्लियर। मान लो कोई पाकिस्तान में रह रहा है, पहले से पाकिस्तान इंडिया का झगड़ा हो जाए, तो जब तक रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एलियन इनेमी नहीं है। लेकिन जब वॉर छिड़ जाए पाकिस्तान से, तो वो इंडियन क्या हो जाएगा, एलियन हो जाएगा, एलियन इनेमी हो जाएगा। एलियन तो ऐसे ही। फॉरेन सॉवरेन, दूसरा पॉइंट है फॉरेन सॉवरेन एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के केस में क्या हो सकता है, इसको हम बोलते हैं विदेशी सम्राट, राजदूत, प्रतिनिधि। हाँ, इन लोगों के ऊपर ये जितने भी विदेशी सम्राट, राजदूत और प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, अम्बेसडर। अम्बेसडर्स कौन से, जो आपके फॉरेन के हैं, ठीक है। तो इन पे अपने मतलब इंडियन कोर्ट के न्यायालय से बाहर के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर हैं, तो बाहर होने का मतलब इन पे किसी तरह से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, इनके ऊपर किसी तरह से हम केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अपने इच्छा से इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर कर सकते सकते। हैं, ठीक है। और वो अपनी इच्छा से इंडियन कोर्ट में उसको लागू करा सकते हैं। तो बेसिकली ये जितने महान व्यक्ति हैं, ठीक है, इन महान व्यक्ति को हमने एक स्पेशल राइट दिया हुआ है, और इस स्पेशल राइट और प्रिविलेज की वजह से इनको इंडियन कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जब तक ये खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट करें और खुद इंडियन कोर्ट में किसी भी केस को फाइल करने के लिए अपनी इच्छा दिखाएं। तो दे कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट एंड इनफोर्स इन आवर कोर्ट, वो उनके इच्छा पे डिपेंड करता है। हाउएवर दे कैन नॉट बी sued इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सेप्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाई इन राइटिंग। तो इनके ऊपर केस कब होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट लिखित रूप में देगी। और ऐसा कर भी हम क्यों रहे हैं, क्योंकि चाहे वो अम्बेसडर हो, एक तरह से जो हमारा इंडिया का कल्चर है, हम गेस्ट एज ए ट्रीट करते हैं, ठीक है, गेस्ट की तरह ट्रीटमेंट हुआ। और दूसरा चीज, जो उनका पोजीशन भी हम लोग के पोजीशन से काफी एडवांस होता है, और एक अच्छे पोजीशन पे वो काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उनको हम ऐसे कोर्ट कचहरी में घसीट नहीं सकते हैं। तो इट मीन्स कि उनको एक अपनी पहचान या फिर उनको सम्मान देने के लिए हमने ये कंसिडर किया कि अगर एक्सट्रीम केस होगा, हमने ये नहीं बोला कि उनके ऊपर केस नहीं हो सकता है, केस हो सकता है, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट राइटिंग में लिख के देगी, क्योंकि गलत तो गलत है चाहे कोई भी करे। तो यहाँ पे हमने बात किया कि उनके पास जो स्पेशल राइट्स है, प्रिविलेज है, अपने पोजीशन की वजह से। कौन कौन लोग हैं, फॉरेन सॉवरेन्स, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, या फिर एम्बेसडर्स, ठीक है, एम्बेसडर। तो उनको हम इंडियन कोर्ट में, भारतीय न्यायालय में हम उनका केस उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो चाहे तो इंडियन कोर्ट में कोई भी केस कर सकते हैं। तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर गवर्नर ऑफ स्टेट एंड देयर एजेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति हो गया, या फिर जितने भी स्टेट हैं वो स्टेट के गवर्नर हो गए,
गवर्नर हो गए और स्टेट स्टेट के गवर्नर, हर स्टेट के गवर्नर है, और उनके एजेंट। अब इस केस में मुझे बताओ क्या होगा। तो क्या प्रेसिडेंट के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है? क्या गवर्नर के ऊपर मुकदमा किया जा सकता है? क्या इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव या फिर इनके किसी एजेंट पे केस किया जा सकता है? सर चलाया जा नहीं किया सकता है। चलाया जा सकता है। जी सर। तो ये बोला हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट पे हो सकता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे हो सकता है, या फिर ये अपने पर्सनल कैपेसिटी में इनके ऊपर केस किया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे नहीं, गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव पे भी नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पे कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट दिया है, आप उस पे कर सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मे बी स्यू और मे बी स्यूड, मतलब उनके ऊपर केस किया जा सकता है या फिर वो केस कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पे नहीं हो सकता है और गवर्नमेंट पे नहीं हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव पे भी नहीं हो सकता है, एजेंट पे नहीं हो सकता है। क्लियर। इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जैसे कि कंपनी हो गया, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, या फिर 2013 के अकॉर्डिंग हुआ है, या फिर पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। जैसे एलआईसी है, एलआईसी पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा पास किया गया है ये ना? सर। नहीं पता है, चलो ठीक है। तो सर अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी, हाँ बताओ। सर ये खुद नहीं कर सकते सर, ये एजेंट के द्वारा ही अपना काम करवा सकते हैं सर। कौन? ये सर जो इनकॉर्पोरेट कंपनी सब बताए आप। हाँ, अब इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के बारे में क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनके द्वारा किया जा सकता है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। तो इसमें हमने डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का कंसिडरेशन कहाँ पे रखा है, ये बताओ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया, कंपनी लॉ में क्या होता है? एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, कि हम जो भी बाहरी व्यक्ति हैं उस तरह से उनके लिए हमारा किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इंटरनल रूल्स रेगुलेशन, कि आप अपने कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे। मेमोरेंडम ये बताता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और विद इन दैट ऑब्जेक्टिव वेदर यू आर वर्किंग और नॉट, आप अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर में वो सारी जो आपका कैपेसिटी है, आप अपने कैपेसिटी, कैपेसिटी कहाँ डिफाइन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो आपने जो चीज ऑथराइज कर दिया मेमोरेंडम, उसके बाहर का कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बाहर का कोई काम करते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? अल्ट्रा वायरस। पढ़ा कि नहीं अभी तक? अल्ट्रा वायरस नहीं पढ़ा? अल्ट्रा वायरस पढ़ना। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? कोई भी एक कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेटेड बॉडी अगर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड अगर कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। वो उसके कैपेसिटी का बाहर का है। तो जो चीज आपकी कैपेसिटी का बाहर है, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो वो कंपनी अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है तो वो एक्ट क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड होगा। तो जब डिस्क्वालिफाइड होगा तो उसके लिए वो उस पर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये याद रखना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कि a company cannot make any contract which is inconsistent with the foreign which with or foreign to the object set out किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो आपने सेट किया है ऑब्जेक्टिव, उसके लिए आप या तो फॉरेन से या फिर अपने कंट्री में कोई भी एक्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया है वो उसके बाहर है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी में अल्ट्रा वायरस के केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको याद रखना, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कंपनी। पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आती है? जैसे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी, या फिर आपका हो गया म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है। म्यूनिसिपल बॉडी क्या हुआ? जो आपका इस तरह का अथॉरिटी किसी भी स्टेट में काम करती है, ठीक है। तो म्युनिसिपल बॉडीज हो गई, अगर उनके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और उनके द्वारा कौन से कॉन्ट्रैक्ट?
जो स्पेसिफाइड रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डेंस में नहीं है, या फिर उसको फॉलो करते हुए नहीं है। तो जहाँ भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक अथॉरिटी में, तो पब्लिक अथॉरिटी में हमने एक एग्जांपल ले लिया, कौन सा, म्युनिसिपल बॉडीज। म्युनिसिपल जैसे मुंबई में भी म्युनिसिपल बॉडीज काम करती हैं, आपके दिल्ली में भी काम करती हैं, लखनऊ में भी हैं। तो इस तरह की जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, तो उनके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसके लिए स्पेसिफाइड रूल्स और रेगुलेशन है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हैं म्युनिसिपल बॉडी के द्वारा, तो उसका तरीका क्या है, वो सारे फॉर्मेलिटीज आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में उसको इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद है कन्विक्स। कन्विक्स कौन होते हैं? ठीक है, कन्विक्स मतलब कैदी या फिर अपराधी। तो क्या अपराधी के द्वारा या फिर कोई कैदी है, कैदी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? नहीं। नो सर। ठीक है, उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सजा, अगर उसको फांसी की सजा दी गई है और फांसी की सजा उसकी माफ कर दी जाती है, या फिर उसको जो जेल का सजा था 5 साल 10 साल का वो पूरा कर चुका है, तो क्या उस केस में उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या कर फिर सकता है। क्या वो एलिजिबल कर है? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका किसमें, इंस्टॉलमेंट। अगला है ना, तो अभी हम किसमें डिस्कस कर रहे थे, कन्विक्ट के केस में। तो कन्विक्ट के केस में हम देख लेते हैं कि जेल या फांसी की सजा पा चुके हैं और किसी तरह का अनुबंध बिना सरकारी आज्ञा का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना कि इसमें लिखा है कि वे व्यक्ति जो किसी अपराध में जेल या फांसी की सजा पा चुके हैं और किसी तरह का अनुबंध बिना सरकारी आज्ञा के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम परमिशन लेना पड़ेगा मुझे गवर्नमेंट से, मुझे नहीं, कन्विक्ट को। लेकिन अपराधी सजा पाने के पहले अनुबंध कर चुका है, उस केस में क्या होगा? ये अभी हमने स्किप कर दिया था, इस केस में क्या होगा? बात का तो चीज हमने देख लिया कि अगर वो सजा पा चुका है या फिर वो उसका जो फांसी की सजा है उसको भी माफ कर दिया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन पहले से, अपराधी बनने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको क्या किया जाएगा, वैलिड होगा कि नहीं होगा? वो वैलिड होगा। होगा सर, होगा। तो अगर सजा पाने से पहले अगर अनुबंध कर चुका है तो उस अनुबंध को पूरा करने के लिए वो प्रबंधक नियुक्त कर सकता है, क्योंकि अब तो वो जेल में हुआ। ठीक है, तो उस केस में, या फिर अपराधी है तो कहीं उसके ऊपर केस चल रहा होगा, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और के थ्रू करवा सकता है, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो सजा काट लेने के बाद या फांसी की सजा की दशा में सरकारी क्षमा मिल जाने पर भी अपराधी वैधानिक रूप से अनुबंध कर सकता है, दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा भी चला सकता है। देख रहे हो, बाहर आ गया, और मुकदमा भी चला सकता है। अतः अपराधी के लिए अनुबंध करने का अधिकार या मुकदमा चलाने का अधिकार कुछ समय के लिए ही स्थगित रहता है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट के केस में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इंसॉल्वेंट कौन होता है? घाटा में चला जाता है, या फिर अगर उसके जितने भी लाइबिलिटीज हैं वो अपने पर्सनल इनकम से या एसेट से, प्रॉपर्टी से नहीं पे कर पाता है, तो वो बोलता है कि अब मैं दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। ठीक है, लेकिन सर जब तक जिएगा तब तक तो दिवालिया अपने आप नहीं होता है, इसको डिक्लेयर कराना पड़ता है कोर्ट से। कोर्ट डिक्लेयर करेगी और जितने भी आपके एसेट्स हैं सारा कुछ जब्त कर लिया जाएगा। नहीं, उसका एसेट किया जाएगा, उसके रिलेशन में कहाँ जाओगे? तो वो तो लिमिटेशन एक्ट में चलेगी, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो अब दूसरा केस है। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है तो उस केस में क्या हो सकता है, इंसॉल्वेंट केस में किसी भी तरह से, अभी तो मैं कौन होता है ये बात कर रहा था, कौन होता है मतलब कोर्ट से आपको डिक्लेयर करा दिया गया, तो एक के जितने भी कैसे तुम्हें प्रॉपर्टी हो जाएंगे वो आपके जब्त कर लिए जाएंगे। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, ठीक है, अब आपके पास कुछ, तो आप अगर इंस्टॉलमेंट है, देखो, व्हेन अ डेटर इज एडजज्ड इंसॉल्वेंट, और एडजज कौन करेगा? कोर्ट। ठीक है, his property stand vested in the official receiver or official assignee appointed by the court। कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इसके जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, अब उसको कौन देखेगा। ठीक है, तो वो किसी और के अंडर में आ जाएगा,
वो कोर्ट अपॉइंट करेगा कि इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है कौन देख रेख करेगा। नाउ ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी। उसका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अब वो दिवालिया हो चुका है। एंड सू एंड टू बी sued ऑन हिज बिहाफ, ना ही वो कोई भी केस कर सकता है, ना ही उसके ऊपर कोई केस किया जा सकता है। दिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंट इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड आफ्टर ही इज डिस्चार्ज। हो सकता है कि कहीं से उसको लॉटरी लग जाए या फिर मेहनत करने लगे और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले, इंसॉल्वेंट से फिर हो जाए सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट हो जाएगा तो फिर वो केस फाइल कर सकता है, मतलब वो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजीशन में आ जाएगा। अब क्या बचा? मैरिड वोमेन, विवाहित स्त्रियां। विवाहित स्त्रियां कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं किस चीज के लिए? स्त्री धन के लिए। स्त्री धन क्या होता है? जो सर मैके से वही, लेके आए हैं। हाँ सर, जो मैं जो सब गहना वहना सब लेकर आती है वही सब होगा सर। मैके से गहना लेके आए हैं, हाँ हाँ, ये बात भी सही है। एक विवाहित स्त्री का जो अपना पर्सनल एसेट्स होगा, जैसे कि पर्सनल एसेट किस, जैसे उसने जॉब कर रही है, BMW कार है उसके पास, ठीक है, तो वो उसका पर्सनल एसेट हो जाएगा। तो पर्सनल एसेट्स के लिए वो एलिजिबल है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और स्त्री धन मतलब उसका पर्सनल एसेट इन टर्म्स ऑफ अगर घर से मिला हुआ है शादी के टाइम पे, तो उसके लिए वो ज्वेलरी। अनुबंध कर सकती है। हाँ ठीक है, घर से उसको ज्वेलरी मिल गई है तो वो ज्वेलरी उसका पर्सनल एसेट है, तो उस पर्सनल एसेट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब बात करेंगे हम कि यदि पति अपनी पत्नी का पालन पोषण करने से इनकार कर दें, फिर क्या होगा? वो क्लेम कर सकती है किस चीज के लिए? अपना खर्चा पानी चलाने के लिए। अपना खर्चा पानी चलाने के लिए किस केस में? जब हस्बैंड ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो ठीक है मत रहो, खर्चा पानी दो हमको, तो वहां पे वो केस कर सकती है। अगर पति मना करता है, अपनी के पत्नी का पालन पोषण करने से इनकार कर दिया, तो सभी संप्रदायों के विवाहित स्त्रियां जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुबंध कर सकते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे अनुबंध के लिए उनके पति भी उत्तरदायी होंगे, मतलब यहाँ पे पति रिस्पॉन्सिबल। हस्बैंड मना नहीं कर सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो खर्चा पानी उनका चलाएं। इसके लिए पति अपनी स्थिति अनुसार ही पत्नी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ये नहीं कि शौक से या फिर ऐसे आराम के लिए वहां से डिमांड करने लगा हमको पति छोड़ दिए हैं, दे भी नहीं रहे। तो वहां पे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो हस्बैंड है वो चीजें प्रोवाइड करा सकता है। तो ऐसी दशा में उसका पति, अच्छा ये तो हो गया, पूरा करा दे। लेकिन अगर कोई स्त्री झगड़ा झंझट करके और खुद पति को छोड़ के चली गई, तो उस केस में हस्बैंड वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब ये केस एक्सप्लोर करना, ठीक है, क्या हस्बैंड एलिजिबल है केस करने के लिए? अगर पत्नी छोड़ के जाती है तो क्या उससे क्लेम किया जा सकता है? नहीं कर ठीक है, सकता सर, वो नहीं कर सकता सर। क्योंकि जनरली जो हमारा एक माइंडसेट है कि स्त्रियां बेबस होती है, लाचार होती है, तो ये जो केस है यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि जब पति छोड़ के जा रहा है तो उसके बारे में हमने बोला कि पति को खर्चा पानी देना पड़ेगा अपने कैपेसिटी के अनुसार। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने ये दूसरी वाली बात नहीं कही, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्या पति उससे डिमांड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता सर। तो देख लो, तो हाउ एवर शी कैन नॉट मेक हर she cannot make her husband responsible for the contract entered into by her except for the necessary for life supply to her under certain condition। ठीक है, तो ये स्त्री धन का बात हो गया। she can sue and sued on such contract, किसमें? स्त्री धन और अपने प्रॉपर्टी के टर्म्स में। और खुद स्त्री छोड़ के चली जाती है तो उस केस में उसका पति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन पति छोड़ देगा तो वहां पर हो जाएगा। तो हमने एक तीन चीज इसमें देखा, क्या चीज?
कि विवाहित किसी व्यक्तिगत लेवल पे अपने संपत्ति का और स्त्रीधन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, पहला। दूसरा, अगर पति छोड़ के चला जाता है तो वहां पे वो अपने लिए क्लेम कर सकती है, केस कर सकती है। तीसरा, अगर खुद अलग हो जाए तो वहां पे फिर वो एलिजिबल नहीं है।